हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर्य एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे परिवार का वर्गीकरण। इससे पहले हमने परिवार के विषय में काफ़ी अच्छा लेक्चर ले लिया था, आप उसे देख लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली। परिवार को विभिन्न मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला हमारा वर्गीकरण है वंशावली के आधार पर। वंशावली के आधार पर पितृवंशी परिवार, जब संपत्ति का उत्तराधिकार और वंश गणना पुरुष रेखा पिता के अनुसार होती है। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि जो परिवार की संपत्ति है उसका उत्तराधिकारी कोई पुरुष ही होता है। यानी और सबसे बड़ी बात, जो परिवार का नियंत्रक होता है वो भी पिता होता है। यानी जो गणना होती है वो पुरुषों की होती है। इस तरह के परिवार को पितृवंशी परिवार कहा जाता है। यानी अगर एक परिवार की जो संपत्ति है वो अगली पीढ़ी में जिसे स्थानांतरित होगी वो कोई पुरुष ही होगा, कोई महिला नहीं होगी। मातृवंशी परिवार की बात करते हैं। जब वंश गणना महिला यानी माता की रेखा के अनुसार होती है। देखिए, बात वही है यहाँ पर फिर से कि जब संपत्ति किसी स्त्री से किसी अन्य स्त्री को समर्पित कर दी जाती है, यानी उसके उत्तराधिकार में आ जाती है, तो इस प्रकार के परिवार को मातृवंशी परिवार कहा जाता है। अब यहाँ पर अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पितृसत्तात्मक परिवार में और पितृवंशी परिवार में अंतर समझ पाएंगे इससे आप। तो दूसरा हमारा नेतृत्व के आधार पर पितृसत्तात्मक परिवार। इस मामले परिवार का मुख्य पिता होता है। ऐसा परिवार जिसमें उस परिवार के सभी निर्णय, जैसे बच्चों का विवाह करना, उनकी अन्य क्रियाकलाप जैसे विद्यालय का भेजना, इन सभी तरह के सभी निर्णय जब जो पिता है वो लेता है, तो उन परिवारों को पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। अब मातृसत्तात्मक परिवार की बात करें, इस मामले परिवार का प्रमुख माता होती है। अब प्रमुख का मतलब ही होता है कि वह व्यक्ति जो कोई परिवार के सभी निर्णय ले, यानी वह सभी निर्णय कर रहा है। जैसे कि वहां पर सभी निर्णय कौन ले रहा था? पिता ले रहा था, तो यहाँ पर एक माता ले रही हैं, तो इस प्रकार के परिवार को मातृसत्तात्मक परिवार कह दिया जाता है। अगला है वर्गीकरण दूल्हे आवास के स्थानांतरण के आधार पर। पितृकुल परिवार, ऐसे परिवार जहां पत्नी विवाह के बाद पति के घर जाती है। देखिए, वह परिवार जहां पर अगर विवाह हो रहा है एक स्त्री और पुरुष के बीच, जो दो दुल्हन है, जो वधू है, वो अपने पति के घर आते हैं, तो इस प्रकार के परिवार को पितृकुल परिवार कहा जाता है। अब इसी के विपरीत हम मातृकुल परिवार की बात करते हैं, जहां पति विवाह के बाद पत्नी के घर जाता है। मातृवंशी परिवार मातृकुल परिवार होते हैं। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि विवाह के पश्चात जो पुरुष है, पति है, वो पत्नी के घर जाता है, पत्नी पुरुष के घर नहीं आती। जो मातृवंशी परिवार होते हैं वो मातृकुल परिवार भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो चलता चल रहा है, हमारे गांव में कहा जाता है कि चलता चल रहा है, यानी जिसका नेतृत्व है, जिसका प्रभुत्व है, उसी के अनुसार नियम बनाए जाते हैं। तो मातृवंशी परिवार मातृकुल परिवार में आते हैं। अब नियोल परिवार की बात करते हैं। नियोल परिवार एक नए स्थान पर विवाह के बाद दूल्हा और दुल्हन दोनों साथ रहते हैं। अगर दो लोगों का विवाह हुआ है, एक स्त्री और पुरुष का विवाह हुआ है, यदि ना स्त्री पुरुष के घर जाती है ना पुरुष स्त्री के घर, वो अगर किसी अन्य भिन्न स्थान पर रहना आरंभ कर देते हैं साथ में, तो उसे नियोल परिवार कहा जाता है। नंबर घ, विवाह के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। एक पत्नीक परिवार, इस मामले पति केवल एक पत्नी से विवाह करता है। वह परिवार जिसमें एक पति सिर्फ एक ही पत्नी को रख सकता है, यानी एक ही विवाह कर सकता है एक ही पत्नी से, तो उसे एक पत्नीक परिवार कहा जाता है। इसमें एक बात समझ लीजिए आप, अगर पत्नी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद अगर वो दूसरी पत्नी से विवाह कर लेता है तो उसे ऐसा नहीं कि बहुपत्नीक परिवार कहेंगे, नहीं, वो भी एक ही पत्नीक परिवार होगा। यानी कि एक समय में एक ही पत्नी होनी चाहिए। बहुपत्नीक परिवार, इस मामले में पति एक से अधिक पत्नियों से विवाह कर सकता है। जब पति एक ही समय में एक से अधिक यानी दो पत्नियां या तीन पत्नियां ऐसे रखता है तो उसे बहुपत्नीक परिवार कहा जाता है। यहाँ पर बहुपतिक परिवार होगा,
बहुपत्निक हो गया है गलती से, तो यहाँ पर आप बहुपतिक कर लीजिए। इस मामले में पत्नी एक से अधिक पतियों से विवाह करती है। देखिए अभी हम पढ़ रहे थे कि पति बहुत सी महिलाओं से विवाह करता है, लेकिन इसमें क्या होता है इन परिवारों में कि एक ही पत्नी कई पुरुषों से विवाह करती है, यानी उसके कई पति होते हैं। देखिए इस प्रकार के विवाह जो होते हैं लगभग जो संपत्ति होते हैं उनका वितरण ना हो, पहले समय में होते थे। जिनके पास संपत्ति कम होती थी, खेतीबाड़ी कम होती थी, इसलिए होते थे। ज़्यादातर अब ये नहीं देखे जाते, लेकिन पिछले इलाकों में अभी भी एक दो दिख जाते हैं। अब अगली फैमिली जो है परमाणु फैमिली या युग्मी या व्यक्तिगत परिवार। व्यक्तिगत परिवार ऐसा परिवार जिसमें विवाहित जोड़ा और उसके बच्चे होते हैं और या अन्य रिश्तेदारों से अच्छी तरह अलग होता है, जो शायद ही कभी संक्षिप्त दौरे करते हैं। देखिए यहाँ पर उस परिवार की बात हो रही है जिसमें सिर्फ पति रहता है, पत्नी रहती है और उनके जो संतान हैं, जो उनकी बच्चे हैं वो रहते हैं, उसे ही परमाणु फैमिली या एकल परिवार कहा जाता है। अब यहाँ पर आप जो ना तो जो पुरुष है पति है उसके माता पिता रहते हैं, न संबंधी रहते हैं, न स्त्री है उसके माता पिता है, न संबंधी। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ सिर्फ बच्चे और उनके माता पिता रहते हैं। रक्त संबंधी परिवार ऐसा परिवार जिसमें अक्सर दादा दादी, उनके बेटे, उनके बेटों की पत्नियां और यहाँ तक कि उनके पोते भी शामिल होते हैं। कंसुगिनल का शाब्दिक अर्थ एक रक्त के होता है। परिवार का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य इसका प्रमुख होता है। देखिए ऐसे परिवारों में क्या होता है, यहाँ पर अभी आपको जॉइंट फैमिली और संयुक्त परिवार और रक्त संबंधी परिवार में अंतर समझने को मिलेगा। रक्त संबंधी परिवार होता है कि इनमें परिवार में रक्त संबंध होने ही चाहिए। ओके, यहाँ पर एक तो वैवाहिक संबंध होगा, दूसरा जो संबंध होगा मुख्य जो सब है वो होता है हमारा रक्त संबंध। यहाँ पर दादा दादी ये ऐसे रिश्ते रहते हैं जिनके बीच रक्त संबंध होता है, ठीक है, और स्त्री पुरुष के बीच वैवाहिक संबंध। अब संयुक्त परिवार की बात करते हैं। इसे संयुक्त प्रणाली के नाम से मैंने लिख दिया है, लेकिन अगर संयुक्त फैमिली कहते हैं तो इसे भी आप लिख सकते हैं, बात वही है। संयुक्त परिवार प्रणाली जॉइंट फैमिली सिस्टम एक पारंपरिक भारतीय परिवार व्यवस्था है जिसमें एक ही छत के नीचे एक ही परिवार की कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। इसमें माता पिता, उनके बेटे बेटियां, दामाद, पोते पोतियां आदि सभी एक साथ रहते हैं। इस प्रणाली में परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ आपसी सहयोग, प्रेम और जिम्मेदारियों को साझा करते हैं। देखिए इस परिवार में सभी लोग रहते हैं। अब इस परिवार की एक विशेषता ये होती है कि ये कंजुगनल परिवार से किस प्रकार अलग होता है। इसमें रक्त संबंधी और विवाह संबंधी रिश्तेदार तो रहते हैं, साथ में ऐसे रिश्तेदार भी रहते हैं जिनमें विवाह संबंधी रिश्ते लेकिन होते हैं, लेकिन दूर के रिश्ते होते हैं विवाह संबंधी, ठीक है। इसमें दामाद आ जाते हैं जिनसे विवाह संबंधी रिश्ते हैं लेकिन इतना समीप का नहीं, ठीक है, उनसे कोई रक्त संबंध नहीं है, तो इन्हें जॉइंट फैमिली कहा जाता है। संयुक्त परिवार प्रणाली के मुख्य फायदे निम्नलिखित हैं। अब हम संयुक्त परिवार प्रणाली के कुछ फायदे देख लेते हैं। आर्थिक स्थिरता, परिवार के सभी सदस्य अपने संसाधनों और आय को साझा करते हैं, जिससे आर्थिक बोझ कम होता है और वित्तीय सुरक्षा बनी रहती है। जब किसी परिवार के सभी लोग धनार्जन करते हैं और एक ही जगह वो धन अर्जित होता है, तो जो परिवार की आर्थिक स्थिति होती है वो अच्छी बनी रहती है। किसी को भी आर्थिक रूप से वीक नहीं होना पड़ता और वो कह सकते हैं आर्थिक रूप से सभी लोग सक्षम होते हैं। आपसी सहयोग और समर्थन, परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे किसी भी सदस्य पर अकेली जिम्मेदारी का दबाव नहीं पड़ता। आपातकालीन स्थितियों में भी आपसी समर्थन मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग सभी जमा पूंजी को एक जगह इकट्ठा करते हैं। इसी प्रकार ये जो होते हैं परिवार के लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, जिससे उन किसी एक व्यक्ति पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आ पाती। यह आपत्ति आर्थिक रूप से हो सकती है या अन्य रूप की भी हो सकती है। तो कह सकते हैं ये हर स्थिति में एक दूसरे की सहायता करते हैं। बच्चों का बेहतर पालन पोषण, बड़े बुजुर्गों की देखभाल में बच्चे संस्कार, परंपराएं, सामाजिक मूल्य सीखते हैं।
उनकी देखभाल में भी मदद मिलती है। देखिए, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों में अपने संस्कारों का वहन करते हैं, उन्हें परंपराएं सिखाते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं, उन्हें संस्कार देते हैं कि समाज में किस प्रकार व्यवहार करना है। मानसिक और भावनात्मक समर्थन। मानसिक और भावनात्मक समर्थन। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का मानसिक और भावनात्मक रूप से समर्थन करते हैं, जिससे तनाव और अकेलेपन की समस्या कम हो जाती है। जो परिवार है वो काफ़ी संयुक्त है, उसमें काफ़ी सदस्य हैं, इसलिए लोगों को भावनात्मक समर्थन मिलता रहता है और मानसिक तनाव भी नहीं होता। परिवार का माहौल जॉयफुल रहता है, यानी खुशहाल रहता है, तो उन्हें मानसिक तनाव नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी जो समस्या है वो साझा करने के लिए लोग हैं, तो अकेलापन तो होगा नहीं उन्हें। बुजुर्गों की देखभाल। संयुक्त परिवार में बुजुर्गों की देखभाल बेहतर ढंग से की जाती है, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य उनका ध्यान रखते हैं। संयुक्त परिवार में बड़े बुजुर्गों का देखभाल अच्छी तरीके से रखा जा सकता है, क्योंकि परिवार बड़ा होता है तो कोई ना कोई उनका ध्यान रखने के लिए उपस्थित होता है, और बच्चे भी होते हैं जो उनके साथ खेलते हैं और उन्हें आनंदित करते हैं, और सबसे बड़ी बात उनका ख्याल रखते हैं। जो उन्हें चीज़ की आवश्यकता होती है वो उन्हें लाकर दे देते हैं। संस्कृति और परंपराओं का हस्तांतरण। परिवार में पीढ़ियों के बीच सांस्कृतिक और पारंपरिक ज्ञान का आदान प्रदान होता है, जिससे परिवार की सांस्कृतिक धरोहर सजीव रहते हैं। संयुक्त परिवार में क्या होता है कि उनकी जो संस्कृति होती है वो सरलतापूर्वक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है, ठीक है, और इस प्रकार उस परिवार की धरोहर सुरक्षित रहती है। वो समाप्त होने का खतरा कम रहता है कि नष्ट हो जाएगी ये संस्कृति, ऐसा नहीं होता। साझी जिम्मेदारियां। घर के कामकाज और अन्य जिम्मेदारियां सभी मिलकर बांटते हैं, जिससे काम का बोझ कम हो जाता है और घर का प्रबंधन सुचारू रूप से चलता है। देखिए, सभी लोग अपने कार्य को बांट लेते हैं, जिससे कार्य अच्छे प्रकार से हो जाते हैं और सुविधाजनक हो जाता है कार्य करना। इस प्रकार संयुक्त परिवार के ये कुछ लाभ हैं। अब सामाजिक सुरक्षा, एक और बिंदु बचा है, सामाजिक सुरक्षा। जब परिवार के सदस्य साथ रहते हैं तो किसी भी प्रकार की सामाजिक या आर्थिक मुश्किलों का सामना सामूहिक रूप से किया जाता है, जिससे परिवार सुरक्षित महसूस करता है। जो परिवार होता है वो सुरक्षित रहता है, क्योंकि उसमें कई सदस्य होते हैं, सभी लोग धनार्जन करते हैं, भावनात्मक रूप से समर्थन करते हैं, और सामाजिक रूप से भी वो परिवार अच्छा देखा जाता है, ठीक है, अतः वो सुरक्षित रहते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली के कुछ मुख्य नुकसान निम्नलिखित हैं। अब हम कुछ नुकसानों को जान लेते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के फायदे हैं उनके नुकसान भी होते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी। संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अक्सर सीमित हो जाती है, क्योंकि परिवार के बड़े बुजुर्गों के निर्णयों का पालन करना पड़ता है। कई बार देखा जाता है कि संयुक्त परिवार में जो मुख्य रूप से निर्णय बड़े बुजुर्ग लेते हैं, इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम हो जाती है। आप अकेले निर्णय नहीं ले सकते, सबकी सहमति होनी चाहिए। वैचारिक मतभेद। विभिन्न पीढ़ियों के लोगों के बीच विचारधाराओं और जीवन शैली में अंतर होता है, जिससे विवाद और तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए, जैसे पीढ़ी बदलती है वैसे ही विचारों में परिवर्तन आना चालू होता है, लेकिन संयुक्त परिवार में सभी लोग एक साथ रहते हैं तो लोगों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है, क्योंकि वे लोग भिन्न भिन्न जीवन शैलियों से परिचित होते हैं और भिन्न भिन्न जीवन शैलियों को अपनाते हैं। संपत्ति और संसाधनों पर विवाद। परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति और आर्थिक संसाधनों को लेकर असहमति हो सकती है, जिससे तनाव पैदा होता है। देखिए, परिवार में कई बार देखा जाता है कि किसी की आय अधिक है, किसी की आय कम है, इस प्रकार के मतभेद भी उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि संसाधनों का वितरण भी किस प्रकार से हो रहा है ये भी निर्भर करता है। स्वतंत्र निर्णय लेने में बाधा। व्यक्तिगत निर्णय जैसे करियर विकल्प या जीवन शैली से संबंधित निर्णय परिवार की अपेक्षाओं और निर्णयों से प्रभावित हो सकते हैं। समायोजन की आवश्यकता। परिवार के विभिन्न सदस्यों की अलग अलग आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सबको समायोजन करना पड़ता है, जो कई बार तनावपूर्ण हो सकता है। देखिए, संयुक्त परिवार में एकता बनाए रखना, संयोजन बनाए रखना, ये एक तनावपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि उस लोगों में मतभेद हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मतभेद नहीं होंगे, इसलिए उनके बीच संयोजन बना के रखना
एक तनावपूर्ण कार्य होता है। जिम्मेदारियों का असमान वितरण, कई बार ये एक या दो सदस्यों पर अधिक जिम्मेदारियां आ जाती हैं जबकि अन्य सदस्य उस कार्य में कम योगदान देते हैं, जिससे असमानता और असंतोष उत्पन्न हो सकता है। देखिए, कई बार देखा जाता है संयुक्त परिवार में एक या कई ऐसे मुख्य सदस्य होते हैं जिन पर अधिक कार्य दे दिया जाता है, और एक उसके विपरीत एक दो लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कम काम होता है, वो कम काम करते हैं। तो इस स्थिति में लोगों के मतभेद उत्पन्न हो जाता है और असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है कि मैं अधिक काम करता हूं या फिर वो लोग काम नहीं करते। निजता की कमी, एक ही घर में कई लोगों के साथ रहने से व्यक्तिगत निजता का अभाव होता है, जो कई लोगों के लिए असुविधाजनक हो सकता है। देखिए, संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या अधिक होती है, इसलिए इसका बुरा प्रभाव व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ता है। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और PDF को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए।